जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से कुछ नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां और लोग अचानक हमारे सोच और अपेक्षाओं की बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिसमें हमें संभालने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और हम पर हावी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे ही नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मैं अपनी चाची के साथ रहता था क्योंकि वह एक अकेली औरत थी, और जब मैं उनके पास आया था तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मस्त था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वह दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं सोचकर भी कांप उठता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मुझे चाची के पास रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरी हालत तेज़ी से ख़राब होने लगी थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी था। आज भी वैसे ही सुबह उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज दर्द था, और यह सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चाची के पास रहने आया था तब से ही मुझे टांगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर आंगन में निकल गया। चाची घर की सफाई कर रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, उठ गया मेरा शहजादा। और फिर पास पड़ी सोफे की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाजा और रवैया बिल्कुल भी मेरी माँ जैसा था। वह मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। मैं उनके कहने पर पास पड़े सोफे पर बैठ गया और चाची नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था, और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी चाची जिंदगी की तरफ लौट रही हैं और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वह मेरे जाने के पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने अचानक चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। ये कैसा हादसा! सदमे चाची जीने की आस ही खत्म कर दी थी। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। चाची के बेटे की अचानक मौत ने चाची को पागल सा कर दिया था। मेरा चाचा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना कोई तकलीफ, मगर जाहिर सी बात है कि मौत के लिए कोई समय तय नहीं होता कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है वह भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है? हम सब्र ही नहीं कर पाते हैं, और ना जाने वाले की पीछे रो रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम यह सब नहीं सोचते कि भगवान ने जो किया है उसे ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न है, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही पड़ेगा। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थी। वह मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। चाची की जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे, इसीलिए मेरी चाची की पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही बेटा था और उसे उन्होंने अपने दिल से लगा कर पाला था। जीने का सहारा बस उनका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे जिंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी जो चाची ने पूरी न की हो। चाची का बेटा यानी मेरा भाई बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर उसके बावजूद भी मेरे भाई के अंदर कोई घमंड नाम का शब्द नहीं था। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाडलेपन और अमीर होने का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया था, और सच तो ये है कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा था। वह उन लोगों में से था जो मरते तो हैं, सबकी जुबान पर सिर्फ अफसोस और तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वह मर कर भी अपनी अहमियत
जता गया था, बल्कि जब वह जिंदा था तभी वो पूरा खानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफें करते थे, जिस पर चाची का सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। गर्व से सर उठाकर कहते कि आखिर बेटा किसका है। और जब वह मरा तो सबको ही बहुत अफसोस हुआ था। तब मेरी मम्मी से चाची का पागल जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे चाची को सौंप दिया था, ताकि चाची का दिल बदल जाएगा और चाची को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं अब पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती थी और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वो मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वो धीरे धीरे संभलने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे की सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था वह अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, इसीलिए मेरे साथ सोती हैं। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती हैं। मैं भी चाची के इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी चाची आंख खुलती तो चाची मुझे जगी हुई मिलती थी, मगर मुझे जगा हुआ देखकर वो मुस्कुराती रहती थी। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। मेरी अब नींद भी बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी थी कि रात सोता तो अब मैं सुबह ही उठता था, और जब मैं सुबह उठता तो मेरी टांगे बेजान सी महसूस होती थी। शुरू शुरू में अपनी हालात को मैंने थकान समझ लिया था। हालांकि मैं कोई भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था, और अब तो वो भी छोड़ दिया था और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने के बजाय वैसे ही होती जा रही थी, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अब तो मेरा सारा शरीर भी दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वह लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा, क्योंकि चाची रोजाना मेरे साथ। मेरा नाम अमन है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 बहन भाई थे। मेरे पिता का अपना कपड़े का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजारा बसर हो रहा था। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज़्यादा थे। मेरे पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया, जबकि मेरे चाचा एक ही एकलौता बेटा था। चाचा के मरने के बाद कुछ ही समय पहले जन्म लिया था। चाचा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जाग गई थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरा चाचा की कमी को ज़्यादा महसूस ना करे, और वह मेरे कजिन भाई को मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चों की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा भी रही थी, ताकि बच्चों की शादी के समय उन्हें दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। मगर हमारे कजिन की बात अलग थी। चाची का तो बस नहीं चलता था। पूरी जायदाद उनके बेटे के ऊपर बस एक ही बार निछावर कर दिया। चाची अब मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ को मिलनसार और हमदर्द मिजाज था। वरना चाची अपने पास ही रहने वाले इंसान थी। उनका सारा धन तो ध्यान तो सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। जब हमारे चाचा जिंदा थे तब चाचा और हम सब साथ मिलकर रहते थे, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच जो कुछ प्यार संबंध जो रिश्ता था वो ख़त्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे, और मेरा चाचा का बेटा भी हमारे घर चला आया करता था। वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने मेरे अपने बाप की मौत के बाद
मेरे पापा को ही अपना समझ लिया था और अपने हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम को बताता। मेरी माँ को भी वो बहुत माँ का दर्जा ही देता था और हम भाई बहनों को बहुत ज़्यादा भाई बहनों वाला रिश्ता रखता था। कयामत तो हम सब पर टूट पड़ी। अब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की मुझे खबर मिली। हम सब को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वह एक दिन पहले ही हम सब से मिलकर गया था और यह समय वो बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। वो फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था इंसानों के अंदर। ये तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसके मौत के कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वह सोते हुए मरा है तो ज़रूर इसके पीछे की कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का कोई होना ज़रूरी नहीं है। हम भी अपने कजिन के मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुंच गए थे। सामने ही हमारा कजिन अपना बेजुबान शरीर लिए गहरी नींद में सो रहा था और यह दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे थे और हमारा कजिन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सब ही आंखों में आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था, वह तो उनके जीने की इकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुंचे और अपने कजिन की मौत के पीछे के कारण जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला खाना पीना भी मेरे साथ खाया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची उसे जगाने के कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका कर रख दिया था। चाची के लिए यह सब बहुत बड़ा सदमा था। वह तो लगभग पागल ही हो गई थी और जोर जोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। अब हमारे कजिन के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ भी बहुत उदास थी और चाची को संभाल रही थी। आसपास लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे, कितनी जमीन जायदाद और चाचा चलता कारोबार जब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और जब जवान बेटा इकलौता सहारा था वो भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया है उसे भला अब दौलत और जायदाद का क्या करना है। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद होती है, जब वही नहीं रह गया तो दौलत जायदाद किस काम की। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है और वही दुनिया चाची की लुट चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों में में लाया गया था, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है और कभी वह चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठा कर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ही हो गई है, इसीलिए सबकी ही आंखें में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे और अब चाची अपने बड़े से घर में अकेले कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा घर अपना था। मम्मी ने चाची को अपने साथ चलने को कहा, मगर वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ना को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय ये हुआ कि हम में से किसी को भी एक चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वह अकेली न रहें और जो कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझा कर चले गए। शुरू शुरू में तो चाची का रवैया वैसा ही वैसा था। वह उठते बैठते पागलों की तरह
हरकत करती थी, कभी कभी चीखने लगती तो कभी कभी बड़बड़ाने लगती। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती। ऐसा लगता कि जैसे वह मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना शायद उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं चाची को घूरने के से डरता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि चाची भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डर के पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो चाची का फिर क्या होगा? वो किसके सहारे जिंदा रहेंगी? यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाए, उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं चाची की हर बुरे रवैयों को सहता रहता था और मैं उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था। तो चाची भी अब सब कुछ बदलने लगी थी। अब वो खाने जाने वाली नज़रों से नहीं देखती थी, बल्कि वह मुझे आंखों की चमक के लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि वह जैसे मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती हैं। एक दिन वह मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठा उठा कर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो, मैंने चाची का दुख को दरिया से निकाल लिया है। धीरे धीरे चाची नॉर्मल हो रही थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी और मेरा यह सोचना बिल्कुल सही निकला था। चाची बहुत ज़्यादा संभलने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती। ज़्यादा समय मेरे आसपास ही रहती थी, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी चाची के इस रवैये से बहुत खुश था कि चलो, अब चाची धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन अभी अगर मैं रातों को जागता तो चाची मुझे जागती मिलती थी। मुझे चाची की अभी चिंता रहती। मुझे लगता कि शायद अब भी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उसकी याद में रात को जागती रहती हैं, क्योंकि चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ज़्यादा ही गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही मेरी आंखें खुलती थी। वो भी चाची को जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरा सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी होती जा रही थी। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता और अपनी हालत को इग्नोर कर देता, अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो मैं धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले गहरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने के पहले एक गिलास दूध भी देती थी। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते के टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपने चाची के घर आने से ज़्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी, मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी यह परेशानी अपनी चाची को बताया कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ और नहीं है, तुम सिर्फ वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो, ठीक हो जाएगा। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने में मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाना छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले जाता। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय
उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल भी कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते कि कितनी कमज़ोरी क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर भी मुझे महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता। चाची ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे इसी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह मुझे भी देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो वो भी और हैरान हो गया। वो मुझसे तरह तरह की सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन रहता है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपने चाची के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी चाची के अलावा और कोई नहीं रहता। डॉक्टर ने यह सुनकर हैरत का इजहार किया और मेरे हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं बैठ कर रह गया था। हम दोनों बाप बेटे के सर झुकाए घर पहुंचे तो घर वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वह गुस्से में बोले कि वो औरत दिमागी मरीज है और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो ये भी बोल गए थे कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा, वो तो उसने कितना प्यार और पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे और कि औलाद हमारा कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत को दिल बहलाने के लिए मेरे बेटे को उसको दे आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वह मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई थी। मुझे देखा तो अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी जिंदगी की माँ समझता था रहा और वो मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। डॉक्टर को पापा ने बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्या अब रातों की गहरी नींद सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया कि वह सदमे से एक तरफ बैठ गई थी। अगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ की हालत देखकर मैं बुरी तरह से रो रही थी और मुझसे माफ़िया मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नासमझ थी जो औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वह तो वाकई चाची के ख्याल से वो मुझे वहाँ छोड़ आई थी। उनका दिल भी बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और मम्मी मेरा सामान चाची के यहाँ लेने पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें भला बुरा कहा। वो अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया है। इस पर चाची ने जो बात कही थी, यह सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि चाची गुस्से से चीखती हुई कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपने बेटे को मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुण गाता रहता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि मेरी सारी दौलत हथिया लोगे। वह न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला कि चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत के जायदाद के चक्कर में उनके बेटे को इतना प्यार कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
फिर मेरी चाची ने मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे कि तुम लोगों ने अपनी बहन की बेटी से शादी करोगे। मेरे बेटे से करवाना चाहती थी जिससे मेरे बेटे ने मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फ़ौरन समझ गई थी कि यह सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा पूरी हरगिज नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे इसकी शादी के लिए मना किया तो मेरी बात फ़ौरन मान गया था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था। लेकिन जब सुबह कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था, मेरे बेटे की यह मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की घटिया सोच पर हम लोग कांप रहे थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से यह तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उनके दौलत हथियाना चाहते थे, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं। वह पहले तो खामोश रही, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वो भी हमसे, हमारे जवान घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती हैं। और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वो घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से में कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वह सब तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई के आखिरी निशानी थी। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं, इसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौटे और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था और बस मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम से दवाई दे रहे थे। जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी अपनी चाची का ख्याल आता था। मुझे उनका वह छुप छुप कर रोना बहुत याद आता था कि वह कैसे अपने बेटे के गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने के से मुझे उनकी मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं उन्हें जैसे ही ठीक हुआ तो चाची के पास फिर पहुँच गया था। मुझे चाची ये देखकर नज़रें चुराने लगी थी। वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनके हाथों को थाम कर उनके साथ चलने के लिए कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपने सारे दौलत जायदाद को गरीबों में बांट दे और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दे जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिले और आपके दिल को भी चैन मिल जाएगा। मुझे आपकी दौलत ज़्यादा आपका कोई लालच नहीं। मुझे बात सुनकर चाची रो पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्हें अपने लिए किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने अपनी सारी दौलत जायदाद आज गरीबों में बांटती हैं। अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया है और उस गरीबों में मुफ्त का इलाज भी होने लगा है। अब चाची हमारे साथ ही रहती है। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ़ कर दिया है और हम सब लोग अब सब मिलकर साथ रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ कल के वीडियो में।